कि प्रकृति की पूजा करते हैं हमारे आदिवासी समाज, और सबसे ज़्यादा प्रकृति पर हमला सरकार जब से बनी, जिसकी सरकार हो, मेरा उसमें नहीं जाना, मैं किसी की विरोध करने नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन प्रकृति पर, जमीन पर सबसे ज़्यादा हमला अंग्रेजों के बाद, उससे अधिक हमला यदि किसी ने किया है आदिवासी की संस्कृति पर, उसके जीवन पर, उसकी ज़मीन पर। हम काला पानी के जगह से आते हैं जहां नक्सल मूवमेंट शुरुआत हुई थी और मेरे यहाँ नक्षत्र मलाकार का जन्म हुआ था। हम उस मूवमेंट को देखे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जमींदार थे और आज भी सबसे ज़्यादा जमींदार है। उस इलाके से ज़्यादा जमींदार हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैडम, मैं सिर्फ सॉल्यूशन की बात करूंगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कार्बन क्रेडिट से सीधी कमाई आदिवासियों को सिर्फ जंगल का रक्षक ना, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मिलने वाले ग्लोबल कार्बन क्रेडिट का पैसा सीधे जंगल बचाने वाली आदिवासी ग्राम सभा में जाए। भविष्य के कौशल और शिक्षा आदिवासी युवाओं की उनकी अपनी मातृभाषा गोंडी संथाली में ड्रोन पायलटिंग, कोडिंग, एआई, आधुनिक कृषि तकनीकी सिखाएं ताकि भविष्य टेक्नोक्रेट आदिवासी के बच्चे बन पाए। आदिवासी के पास मौजूदा जड़ी बूटी, ट्रिबल मेडिसिन और कला का ज्ञान, मैडम, हम जीआई और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी अधिकार दिलाए ताकि वह अपने उत्पाद सीधे ग्लोबल मार्केटिंग में बेचकर करे। सामुदायिक स्वामित्व वाला इको टूरिज्म, जंगलों, बड़े रिसोर्ट बाहरी उद्योगपति को नहीं है, 100% स्थानीय आदिवासी के स्वामित्व, कोऑपरेटिव वाले होने वाले टूरिज्म का पूरा पैसा उनके गांव के विकास में लगे। बाल केचन से जमीन की सुरक्षा, वन अधिकार एफआरआई के तहत गए पट्टे ब्लॉकचेन के जरिए 100 डिजिटल कर दिया जाए ताकि भूमाफिया या भ्रष्ट अधिकारी उनकी जमीन और कागज में हराफारी ना करे। टेलीमेडिसिन और ड्रोन डिलीवरी, सुदूर जंगलों में एआई आधारित टेलीमेडिसिन कियोस्क स्थापित किया जाए। आपातकाल में दवाई, एंटी वेनोम आदि बिना सड़क का इंतजार किए सीधे मेडिकल ड्रोन के जरिए उनके गांव तक पहुंचाया जाए। स्मार्ट प्रशासन, त्वरित न्याय। मैडम, मैं पॉइंट ही बोल रहा हूं। मैडम, मेरा ग्राम सभा में असली ताकत पीएसए एक्ट, जंगल की उपज, माइनर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, जमीन का अधिग्रहण, आदिवासी के विटो पावर को दें, बेहतरीन अफसरों की तैनाती। आइए, इस पर मेरा आर्थिक हिस्सेदारी का स्वामित्व, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। आर्थिक आजादी के बगैर हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। खनिज पर रॉयल्टी डेवलपमेंट, खनन से होने वाले मुनाफे एक तय हिस्सा सीधे स्थानीय आदिवासी के बैंक खाता में डिविडेंड लाभांश के रूप में भेजा जाए और उन्हें विस्थापित नहीं, शेयर होल्डर बनाया जाए, विस्थापित न किया जाए। माइक्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइक्रो फैक्ट्रीज संसाधन लूटने के लिए सड़कें ना बल्कि जंगल में ही इमली या महुआ की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जिनका मालिकाना हक आदिवासी, दलित और सहकारी को मिले। सम्मानजनक सरेंडर, इसका मैं आग्रह करूंगा कि जो भी नक्सलियों को आप सरेंडर कराते हैं उन्हें तत्काल वहीं पर फॉरेस्ट गार्ड के रूप में उनको दिया जाए। सटीक सुरक्षा ग्रिड, स्मार्ट सिक्योरिटी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, परिवर्तन विकास और अन्याय के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है।
विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। मान्यवर, मैं इसको और अच्छे तरीके से सदन के सामने रखना चाहता हूं। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर, वो वैचारिक है। मैं आज 60s के 4 क्षेत्र पढ़ना चाहता हूं। एक, नक्सलबाड़ी, साक्षरता का दर 35% था। बस्तर, साक्षरता का दर 23% था। सहरसा, बिहार, जो नक्सलवाद से कभी प्रभावित नहीं हुआ, साक्षरता का दर 33% था। और बलिया, यूपी का नक्सलवाद से सटा हुआ, सोनभद्र से सटा हुआ जिला, वहां पर भी साक्षरता का दर 31% है। तो चारों स्थानों पर साक्षरता का दर कमोबेश समान था। प्रति व्यक्ति आय नक्सलबाड़ी में 500 रुपया थी, सबसे ज्यादा थी चारों क्षेत्र में। बस्तर में 190 रुपया थी, सहरसा में 299 रुपया थी और बलिया में 374 रुपया थी। तो प्रति व्यक्ति आय भी चारों क्षेत्र में एक समान थी, मगर नक्सलवाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं, क्योंकि सहरसा और बलिया की भूगोल उनके अनुकूल नहीं थी। वहां घने जंगल नहीं थे, नदी नाले, छुपने की पहाड़ियां नहीं थी। हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने का, आदिवासियों को दबाने का, उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। अगर विकासी पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा था। वहां क्यों नक्सलवाद नहीं हुआ? और मान्यवर, आज तो मैं इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है। संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थियोरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? हमारे संविधान के सारे बताए हुए रास्ते सारे कुंद हो गए, बंद हो गए?